स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। पिछले 2 क्लास में 3 क्लास में मैंने भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका सेकेंड पार्ट कांग्रेस और नरम दल मैंने समाप्त किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। आपसे पूछ रहा है कि जो एक क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था अभिनव भारत के नाम से, उसका स्थापना किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने। कब किए थे? 1904 में। कहाँ किए थे? नासिक महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक वीडी सावरकर ही थे। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्या कह रहा है कि जो 1904 का जो अभिनव भारत जो था वो 1899 में ही स्थापित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा और गणेश सावरकर के द्वारा। यह 1904 में क्या हो गया? यह अभिनव भारत के नाम से जाना लगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो वीडी सावरकर हैं। सवाल देखिए एक ही प्रकार से आएगा परंतु घुमा के पूछा गया है, तो आप देखते चलेंगे। अब देखिए मित्र मेला संघ को शुरू किया था, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे मित्र मेला 1899 में, तो वीडी सावरकर ने किया था। यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर। आगे बात करते हैं 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया। 1905 में नहीं 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सवाल है आपका? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? सवाल वही है, विनायक दामोदर सावरकर। और हम बात करते हैं वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वही वीडी सावरकर। सन 1906 में, ये नया सवाल है, सन 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया। लंदन में किया गया था, याद रखेंगे, लंदन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सत्य है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी, अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, बिल्कुल सही है। अगला क्या है ऑप्शन? अगला ऑप्शन है कि इन्होंने 1957 की क्रांति पे एक पुस्तक लिखी थी, वो भी सही बात है ना। अगला क्या है? ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देखिए वीडी सावरकर के बारे में याद रखेंगे इस चारों लाइन को, जो चारों ऑप्शन है, इस एक ही ऑप्शन आपसे पूछ सकता है या 2 ऑप्शन पूछ सकता है कौन सा कथन सत्य है, तो चारों कथन यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरुआत किया था। कब? 1899 में। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को, याद रखेंगे, सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी लिखी, नहीं पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी।
सावरकर को इंग्लैंड से भारत एसएस मेरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। 8 जुलाई 1910 को 8 जुलाई 1910 को इन्होंने क्या किया, जहाज मार्सेलस नामक बंदरगाह पे क्या किए, ये कूद गए। तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए क्या हुए, चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः पकड़े गए। चले, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया है? 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, स्थित है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो आपका किया है केशव बलिराम हेडगेवार ने। कब किया है? 1925 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में। सवाल हम बात करते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। इन्हें हम बाघा के नाम से भी जानते हैं, बाघा जतीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। कहाँ के क्रांतिकारी थे? बंगाल के थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो पी मित्र। अब देखिएगा, अनुशीलन समिति कहाँ कहाँ स्थापित हुई है, कब स्थापित हुई है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अनुशीलन समिति है, 4 शाखा है, कहाँ कहाँ स्थापना हुआ था, कब किया था, कौन किया था, अध्यक्ष कौन थे, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 63वीं बीपीएससी का ये सवाल है। चलिए, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था। बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। क्या बता रहा है? पहला सवाल है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। तीसरा सवाल क्या बन सकता है? बंदी जीवन पुस्तक का लेखन, मतलब लिखने वाले उनके लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। अब पूछ सकते हैं कि बनारस षड्यंत्र के तहत किन्हें काला पानी की सजा दिया गया था? तो अगर आपको ये याद रहेगा, तो अगर ऑप्शन 4 प्रकार का रहेगा तो आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन से लगभग एक सवाल से लगभग 5 सवाल बन जाता है। मैंने बना के भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। सवाल सब्जेक्ट से ही आता है, इसी को घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला सवाल को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगला सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसने? तो अनुशीलन समिति को जन्म दिया। संबंधित है अनुशीलन समिति से।
किससे संबंधित है? अनुशीलन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी, क्रांतिकारी संगठन थी। हम जब इतिहास को पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को शुरुआत करेंगे, तो इतिहास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका नोट्स भी हम बनाएंगे। बस हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था होते ही मैं सिलेबस को शुरुआत कर दूंगा मैं, ठीक है। वारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए, मैंने सब कुछ व्यवस्था कर लिया है, लगभग लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मतलब पैड पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे वारिंद्र घोष? ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के समय, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी की अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीना की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1897 में क्या होता है कि महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाता है। महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? प्लेग फैल जाता है महाराष्ट्र के पूना में। तो जो प्लेग कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट को बनाया गया था। वो लोग जब घर गए, मतलब भारतीयों के जब घर गए कि प्लेग फैला हुआ है, सभी की हेल्प करने के लिए गए, तो भारतीय महिलाओं के साथ में उन्होंने छेड़खानी किया। यह खबर बाल गंगाधर तिलक को पता चलता है, तो वो अपने केसरी पत्रिका के माध्यम से गणेश उत्सव में और शिवाजी उत्सव में भाषण दिया और अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या यूं ही नहीं किया था, उनकी हत्या करना बिल्कुल सही था। तो इस शब्दों से प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने रैंड और रैंड की हत्या कर दिया। जब अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आता है बाल गंगाधर तिलक को, तो ये कहता है, अंग्रेज कहता है कि आपने जो भाषण दिया है उसी से प्रभावित हुए चापेकर बंधु। तो ठीक है, ऐसी कानून लगा करके, ऐसा आरोप लगा करके और धारा 124A के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो और गिरफ्तार करने के बाद 18 महीना की जेल होती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने क्या समझाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो कहा यह पूर्वी बंगाल में है। वर्रा नामक क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है? पूर्वी बंगाल में पड़ता है, पूर्वी बंगाल में पड़ता है। और कह कि वर्ष 1908 की वर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। वर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को पूर्वी बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया। पहला सवाल कि वर्रा डकैती कब हुआ? 1908 को। वर्रा डकैती स्थान जो है कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी बंगाल में। जो वर्रा डकैती का जो
जो डकैती हुआ था उसमें क्रांतिकारियों के समूह का नेतृत्व प्रदान किसने किया था? तो पुलिन बिहारी दास ने। पुलिन बिहारी दास ने। याद रखेंगे इस सवाल को। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। पुलिन बिहारी दास याद रखेंगे। अच्छा, पुलिन बिहारी दास है तो उनके बारे में दो बातें याद रखेंगे कि क्या दो बात याद रखेंगे कि बर्रा डकैती में वो साथ थे और उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। याद रखेंगे। बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इस सवाल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 1908 में किया गया था। जिस समय उस समय बिहार जो था बंगाल का भाग था। बंगाल का ही भाग था। कह रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तो सवाल बन सकता है कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी कहाँ दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर में ही दी गई थी। मुजफ्फरपुर के जेल में दिया गया था। चलिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। अभी जस्ट हम मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? आगे देख लेते हैं दो ऑप्शन, प्रफुल्ल चाकी और बिपिन चंद्र पाल। तो प्रफुल्ल चाकी ये आत्महत्या कर लिए थे। निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचा लिया था? किसने किया? चिदंबरम दास ने। याद रखेंगे। कह रहा है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में कब हुआ था? 1908 में। अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष दोनों भाई थे। याद रखेंगे। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष दोनों भाई थे। 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चिदंबरम दास ने किया था। आगे हम बात करते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कब हुआ है? 1924 में हुआ है। 1924 में हुआ है। आप लोग एक बात याद रखेंगे, 1922 में महात्मा गांधी जेल गए थे और 1924 में वो छूट करके आए थे। तो आपसे पूछ सकता है क्रम कि 1924 से पहले महात्मा गांधी का आगमन होता है जेल से या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है? तो पहले क्या बताएंगे, महात्मा गांधी आते हैं, आने के बाद एक क्रांतिकारी जो युवा थे तब वो स्थापना करते हैं। क्रम पूछ सकता है कि पहले क्या घटना घटी थी, तो आप याद रखेंगे इससे, क्योंकि गांधी जी के समय का ये पीरियड था ये, तो गांधी जी के पीरियड से कुछ भी सवाल पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। क्या बता रहा है? देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांति संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सन्याल थे। अध्यक्ष कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे और
जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। कानपुर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो नहीं था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। चलिए, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये पर्वतीय संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये जो है कि ये रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। क्या बता रहा है यहाँ पे देखिएगा, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में इसके प्रवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखेंगे, उसके साथ ये जुड़े थे। ठीक है, शेष तीनों तो थे ही, HRA के सदस्य रहे थे। सी वर्मा को लाहौर षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास हुई। देखिए, नया फैक्ट है यहाँ पे, नया फैक्ट है, सी वर्मा को लाहौर षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो पूछ सकता है कि सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से लाहौर षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास हुई थी। ऑप्शन दे देगा 4 प्रकार का, बिस्मिल, शिव प्रसाद, और 2 नाम और दे देगा, जैसे कि बोल देगा आपको ये भगत सिंह, ऑप्शन कुछ और दे देगा आपको, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जो भी दे सकता है ऑप्शन, उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे शिव वर्मा को किस मामले में? लाहौर षड्यंत्र के मामले। लाहौर षड्यंत्र क्या था, हम इसको इतिहास में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं अपनी मां का दूध लूंगा? तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले उन्होंने दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्ते पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। क्या है? मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये किसकी शायरी थी? इस शायरी को देख करके पूछ सकता है कि यह इसके लेखक कौन थे इस शायरी का? तो याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। और यह किसने कहा था कि अब तो मैं माँ का ही दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कब कहा था? फांसी पे चढ़ते फांसी से 2 दिन पहले, याद रखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में से जो है कि किसने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने पांचवे का दिल में है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन है बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो बिस्मिल लिखे हैं, वो बिस्मिल नहीं जो भी फांसी पे चढ़ के आ रहे हैं, वो नहीं, ये अलग बिस्मिल है। सरदार भगत से राम प्रसाद बिस्मिल। तो सवाल कुछ था यहाँ पे क्या, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा है? सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, और किसने है ऑप्शन में? सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एक से अधिक तो नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ये होगा, क्योंकि बिस्मिल लिखे हैं तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल है, तो सवाल यहाँ पे गलत हो सकता है अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल को मारते हैं तो आंसर में, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 3 लोग फांसी पर चढ़े थे। इसमें से ऑप्शन है आपका राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1924 में सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिन नाथ, बख्शी, मुकुंदी लाल एवं ममत नाथ गुप्त को भी शामिल थे। देखिए काकोरी कांड क्या था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, उसका विधि और जो भी उसके अंदर तौर तरीके थे एक पीले पर्चे में लिखा जाता था। इस संस्था को हम पीले पर्चे के भी नाम से जानते हैं, शायद किसी को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, इसे आप याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। तो इस पीले पर्चे को लेकर के सचिंद्र नाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी समाज में इस संस्था के बारे में बता रहे थे कि इस संस्था के अंदर इस प्रकार से गतिविधियां होती है, लोग जागरूक हो, इसके कारण से ये बता रहे थे। तो बताते हुए क्रम में क्या हुआ कि इन्हें अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको पता है कि इस किस संस्था का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो क्या हुआ कि जब सचिन नाथ सन्याल जब गिरफ्तार होते हैं तो इस संस्था का पूरा कार्यभार किसके ऊपर आ गया? राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आ गया। अब ये प्लान बनाते हैं कि इस संस्था को कैसे चलाया जाए। इसके लिए आगरा के क्षेत्र में 2 जगह डकैती भी डाला, तो उससे कुछ हाथ ना लगा इनको। तो इन्होंने कहा कि हम एक रेलवे स्टेशन पे बैठे रहते हैं, वहां पे ये ट्रेन गुजरती है 8 डाउन, उसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना रहता है, उसी को लूट लेंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर प्लान किया और ये घटना को अंजाम दे दिया। जब घटना का अंजाम होता है तो इसमें 4 लोग को फांसी हुई थी। 29 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 लोग को फांसी हुई। कौन कौन? राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्लाह खां और आपके रोशन लाल। इसे एक सवाल आप बन सकता है आपका कि प्रथम मुस्लिम कौन था जो भारत के आजादी के लिए अपनी फांसी पे चढ़ गया था? तो आसफ उल्लाह खां। याद रखेंगे इस सवाल को। मैंने काकोरी कांड की पृष्ठभूमि बताई है और मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा इसको सिस्टमेटिक वे में आपको मैं बताऊंगा, इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्नलिखित तो किन क्रांतियों को फांसी की सजा हुई? रामप्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खां को मिला था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन नहीं थे। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो कौन नहीं था? भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, सब आपको पता है। कौन उसमें शामिल थे, किसको फांसी हुआ, सब पता है। परंतु ये पता नहीं होगा कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। याद रखेंगे, जगत नारायण मुल्ला। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको। काकोरी कांड 1925। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्त की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयप्रकाश नारायण मिश्र को नियुक्त किया गया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्न में से कौन 1924 कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? एम ए अंसारी कानपुर षड्यंत्र को लेकर के ये शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्ट पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एम एन रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चिट्टियार पर मुकदमा चला था। किसने कहा था कि दरो दीवारों की हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं? यह किसने कहा था? इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। किसने कहा था? दरो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये किसने कहा था? आप बताएंगे। एक कहने वाले थे आपके, कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब थे। चलिए, इनकी पत्नी का क्या नाम था? बेगम हजरत महल और इनका पुत्र कादिर। इसी को शासन दिलाने के लिए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भिड़ गई। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई किसके द्वारा भाई? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठन किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये गठन हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या था? HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, याद रखेंगे सितंबर 1928 में, याद रखेंगे सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य देखेंगे भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु द्वारा हत्या किया गया। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बनेगा जब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। अब देखिए यहाँ पे 3-4 सवाल यहाँ पे बन सकता है। क्या बन सकता है मैं बता देता हूँ। पहला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, सोशलिस्ट रिपब्लिकन का उद्देश्य क्या था कि भारत को समाजवादी बनाना तथा गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। दूसरा क्या था कि साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से चार्ज किया गया, सर पे उनकी मृत्यु हो गई और जिसने किया था उसकी हत्या किया किसने? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये पहला क्या था? ये जो पहला ये आपका जो था क्रांतिकारी मतलब हत्या को देने वाली गतिविधि थी पहला। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल पे सेफ्टी बिल पे बातचीत हो रही थी, वहां पे जाकर इन्होंने बम फेंका और यह सरकार को डराने मात्र से था, किसी की जान लेने से नहीं था। यहाँ पे आगे बात करते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? ये भी सवाल आ सकता है कि बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4। 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आंसर? 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे? तो भगत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विजय कुमार सी वर्मा के बारे में ज्ञान दे दिया गया है। जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA का पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। चलिए, सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, किसने? चंद्रशेखर आजाद।
1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे देखिए ये सवाल ही विवादास्पद है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। ये खुद से मर गए थे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे आजाद। लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यह एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस से गिरफ्तार नहीं हुए थे। किंतु 27 फरवरी 1931 को मुखबरी की सूचना पर पुलिस ने, मुखबरी मतलब कि इनके बारे में बता दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो आकर के इन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोग इन्हें पकड़ने का प्रयास किया और उनसे दो तरफा गोली चलने लगी। जब एक गोली बचा तो ये खुद को शूट कर लिए। इन्होंने कहा कि मैं अपनी गोली से मरना मंजूर करूंगा, परंतु अंग्रेजों की गोलियों से कभी नहीं, अंग्रेजों के हाथ में कभी नहीं आऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तो दोस्तों आज का सवाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 सवाल का टारगेट था आज का। तो फिर मिलते हैं 50 के बाद से हम लगभग 90 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो अगला चैप्टर में हम देखेंगे, अगला पार्ट में हम देखेंगे इसी से संबंधित 40 सवाल और देखेंगे। तो आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाएगा पूरे तरीके से। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।